Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 31st of March 2023. 31 मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आप देख सकते हैं। आप लोग की प्रैक्टिस भी जाएगी। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाले हैं तो उसके पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा एग्जाम में, ये मेरी बात याद रखिएगा। अगर आपने समझ लिए 60, 70, 80 पेपर सॉल्व कर लिए ना, मतलब लगभग 1000, 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो इसके बाद आपको एग्जाम में कुछ भी ऐसा नया नहीं लगेगा जी पूछा गया है। आपको बिल्कुल एकदम निक आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो पहला सवाल तो आप देख सकते हैं, नालंदा वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ पाला स्कल्पचर एंड ब्रॉन्जेस। ये पहला स्टेटमेंट है। एंड दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है बोथ चाइनीज पिलग्रिम्स ह्यून सांग एंड फाहीन स्टडीड एट नालंदा। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कि क्या नालंदा की इंपॉर्टेंट सेंटर था पाला स्कल्पचर्स एंड ब्रॉन्ज का? यस था। पाला के टाइम पे नालंदा वॉज अ इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पाला स्कल्पचर्स एंड ब्रॉन्जेस। एंड दोनों ही जो पिलग्रिम्स थे ह्यून सांग एंड फाहीन, इन्होंने स्टडी किया था नालंदा में। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको पहचानना है कि किसके रिगार्डिंग है ये। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मास्क डांस दैट यूजेज विगरस मार्शियल मूवमेंट्स टू नरेट माइथोलॉजिकल स्टोरीज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है देर आर 3 मेन स्टाइल्स ऑफ द डांस नेम्ड आफ्टर द लोकेशन वेयर दे आर परफॉर्म्ड, दैट इज पुरुलिया, सरेकेलिया एंड मयूरभंज। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सम नरेशंस ऑल्सो यूज नेचुरल थीम्स सच एज सर्प नृत्य और मयूर नृत्य। आसान है क्वेश्चन, दूसरे स्टेटमेंट सही आपका बन जाएगा। देखो इसमें आप स्टेटमेंट्स दिए, देखो कौन कौन से हैं। पाइका के बारे में है, छाऊ के बारे में है, गरबा के बारे में है, या कलबेलिया के बारे में है। ठीक है ना। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज छाऊ। बी छाऊ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। पुरुलिया ऑलरेडी यहीं, ये सब इधर ही की जगहें हैं, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। कलबेलिया तो राजस्थान का है, ये भी पता है। गरबा गुजरात का है, पैका उड़ीसा का है। ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा याली। याली एक स्कल्पचरल फीचर है आर्किटेक्चर का, किस किंगडम में? ठीक है ना। ऑप्शंस आर बहमनी किंगडम, पल्लवाज, इंपीरियल चोलाज या विजयनगर। सोच कर लिए, अगर बनता है तभी अटेम्प्ट करिए, नहीं बनता तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ना करें। एग्जाम में भी अपने दिमाग में रखें, ऐसे क्वेश्चन देखो क्या अट्रैक्ट बहुत करते हैं, लेकिन अगर ये बनते हैं तो ही आपके सही होंगे, नहीं बनते तो गलत होंगे। इसीलिए इनको फैंसी क्वेश्चंस कहा जाता है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करने लगते हैं। छोटे होते हैं, लिखे इतने छोटे होते हैं, लगता है यार इसको तो कर ही लो, है ना। इसका करेक्ट आंसर है डी विजयनगर एम्पायर। एक्चुअली क्या था वहाँ पे जो पिलर्स रहते थे उसमें अलग अलग कार्विंग्स और ये सब बनाए जाते थे, एक डिस्टिंक्टिव फीचर था, है ना। तो ये कार्विंग, जैसे हॉर्स की जो कार्विंग बनती थी उसको याली कहा जाता था इन पिलर्स में। तो ये स्पेशल फीचर था विजयनगर किंगडम का। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस की तरफ आते हैं। पहली जो न्यूज़ आइटम है वो पीआईबी और दूसरे न्यूज़पेपर से हमने उठाई है। पहला है 30 मार्च के दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ में हमारा भी बहुत बड़ा योगदान है एज अ सिटीज़न। हमें जो प्राइम मिनिस्टर ने लाइफ मूवमेंट के बारे में कहा है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मूवमेंट है, उसमें हमको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, क्योंकि हम ही लोग हैं जो वेस्ट करते हैं एनर्जी, हम ही लोग हैं जो चीज़ें वेस्ट करते हैं। यूज़ एंड थ्रो कल्चर जो आया है, जो ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ एंड थ्रो, उसको रिसाइकल, रीयूज़ कुछ भी नहीं कर रहे, तो यहाँ से ही वेस्टेज पूरा बढ़ रहा है। और ये पूरा इन्वायरमेंट हमें ही प्रोटेक्ट करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट कल था, तो कल से हम एक रेजोल्यूशन, या आज से एटलीस्ट हम एक रेजोल्यूशन ले लें कि जितना पॉसिबल है, जहाँ तक पॉसिबल है, हम वेस्टेज ना करें। जैसे खाना आपने जितना लिया उतना छोड़ें ना, अपनी थाली में बिल्कुल ना छोड़ें। और दूसरे जो एनर्जी वेस्टेजेस हैं, ये सब हम जो करते हैं वो ना करें। दिस डे प्रमोट्स द क्रिएशन ऑफ अ मोर सस्टेनेबल एंड वेस्ट फ्री वर्ल्ड। तो बेसिकली ये डे इसीलिए है ताकि सस्टेनेबल एंड वेस्ट फ्री वर्ल्ड क्रिएट कर सकें। ठीक है। एक और न्यूज़ आइटम ये थी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ऑर्गेनाइज किया है पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव। याद रखिएगा, इंडिया में पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है, तो ये विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है ना। अब देखो क्वांटम आपसे होता है क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम फिजिक्स, जो कि स्टेट ऑफ मैटर, जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें डील करते हैं। मैटर के अलग अलग जो स्टेट्स हैं उसमें डील करते हैं उनके क्वांटम नंबर्स की मदद से। और ये जो मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, ये पूरी फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को पूरा चेंज करके रख देगी, है
ना, बहुत ज़्यादा फास्ट सिक्योर्ड कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटम कंप्यूटिंग। तो वही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की गई, ऑब्वियस सी बात है। अगला जो टॉपिक है वो है माहिम फोर्ट। माहिम फोर्ट के बारे में न्यूज़ में आया था कल पीआईबी में कि अभी इसको मतलब रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। तो माहिम फोर्ट याद रखिएगा, एक हिस्टोरिक फोर्ट है। कहाँ पे लोकेटेड है? माहिम, मुंबई में लोकेटेड है ये। इसको बनाया गया था किंग भीमदेव के डिसेंडेंट्स के द्वारा। इट वॉज बिल्ट बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ किंग भीमदेव एंड 1241 तक लगभग ये बन गया था। 1140 से 1241 एडी के बीच में बना था। एंड इसकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी है, बहुत ज़्यादा रिच हिस्ट्री है। एंड किंग भीमदेव बेसिकली कौन से किंगडम के थे? महिकावती। महिकावती किंगडम था, नॉर्थ कोंकण का बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र जो है वहीं का महिकावती लिख लीजिएगा। महिकावती किंगडम था, नॉर्थ कोंकण बेल्ट का किंगडम था। एंड द फोर्ट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन माहिम बे। दिस फोर्ट इज लोकेटेड इन माहिम बे एंड फ्रॉम इट्स विंटेज पॉइंट वन कैन सी वर्ली टू द साउथ, बैंड्रा टू द नॉर्थ, माहिम टू द ईस्ट, है ना। तो मतलब आप बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था, बहुत दूर दूर तक आप देख सकते थे, वर्ली तक देख सकते थे आप, है ना। इधर बैंड्रा तक देख सकते थे, उधर माहिम तक देख सकते हैं। एंड द फोर्ट वॉज फ्रिक्वेंटली कंटेस्टेड ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड इट्स ओरिजिन रिमेन्स अनक्लियर अभी भी, ठीक है ना। तो भीमदेव महिकावती याद रखिएगा। एक न्यूज़ और थी, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स निकली हैं बाय सब्जेक्ट्स। अब ये जो रैंकिंग निकली है सब्जेक्ट वाइज निकली है। जैसे मान लो सोशियोलॉजी हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गया, या हिस्ट्री हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, बॉटनी हो गया, बायोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया। तो ये क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग निकली है 2023 की बाय सब्जेक्ट, और इसमें लगभग 1600 यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड उसकी लिस्ट में आई हैं। एंड टॉप 100 में सबसे अच्छी बात है कि हमारे इंडिया के 44 कोर्सेज हैं। 40 यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 44 कोर्सेज आर देयर इन द टॉप 100, ग्लोबल 100 में 44 कोर्सेज जो हैं वो इंडिया के हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह की ये रैंकिंग है। जैसे आईआईटी दिल्ली का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है प्रोग्राम, दैट इज़ इन टॉप 50, है ना। इसी तरीके से अलग अलग मैं आपको दिखाता हूँ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का सोशियोलॉजी 68th रैंक पर है, ठीक है ना। तो मैं आपको लेट मी शो यू दैट। तो ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है। 44 इंडियन प्रोग्राम्स फीचर अमंग टॉप 100 इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 बाय सब्जेक्ट्स। याद रखिएगा क्यूएस रैंकिंग बाय सब्जेक्ट्स है, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 11 डिक्लेयर्ड जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस थे, लगभग 44% ऑफ द 355 प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज़ वही रैंकिंग शो कर रहे थे। जैसे आईआईटी बॉम्बे का मैथमेटिक्स प्रोग्राम 92nd रैंक पे था, जेएनयू का सोशियोलॉजी 68th पे था। 10 एंट्रीज बिट्स पिलानी के थे, 2 ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के थे, ये भी टॉप 100 में थे। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जैसे मैंने आपको बताया कि ये आए हैं क्यूएस रैंकिंग में। देखो क्यूएस रैंकिंग का फुल फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा है क्वाकरेली। देखो लेट मी शो यू दैट, ये देखो क्वाकरेली सिमंड्स, याद रखिएगा। क्यूएस मतलब कि क्वाकरेली सिमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल, ये आपको याद रखना है। अब अगला जो टॉपिक है वो है स्वामी फंड, SWAMIH फंड, याद रखिएगा। तो स्वामी एक तरीके का कैसा फंड है मैं आपको बता दूं। इंडिया में आप सबको पता है अफोर्डेबल हाउसिंग अभी भी एक क्रिटिकल इशू है। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं जिनको प्राप्त है, जो रह नहीं पा रहे सही से, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, घर नहीं है, शेल्टर नहीं है, राइट टू शेल्टर नहीं पूरा हो पा रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर स्टिल गोइंग ऑन, है ना। अब यहाँ पे स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड जो है बेसिकली क्या है, इट्स अ सोशल इम्पैक्ट फंड, याद रखिएगा। स्वामी ही फंड इज अ सोशल इम्पैक्ट फंड एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2019 बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था। एंड द फंड प्रोवाइड्स फाइनेंशियल बैंकिंग फॉर स्टार्ड एंड स्ट्रेस्ड मिड इनकम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री। अगर कंट्री में कोई मिड इनकम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट रुका हुआ है किसी भी कारण से या स्ट्रेस में चल रहा है, तो उसको फंड प्रोवाइड किया जाता है स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा, ठीक है ना। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फंड है। 2019 में लॉन्च किया गया था। और ये किसको बैकिंग देता है? ये ऐसे स्टॉल्ड और स्ट्रेस्ड मिड इनकम एंड अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बैकिंग देता है जो कि इस तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। एंड इट प्रोवाइड्स
provides funding for brownfield, RERA registered, stressed residential projects that fall under the affordable and mid-income housing category. तो affordable और mid housing income category के जो mid income housing category जो आती हैं उनके डेवलपर्स को ये दिया जाता है, ठीक है ना, पैसा दिया जाता है ताकि ऐसे घर बन सकें जो अफोर्डेबल हों, जिनका यूज़ किया जा सके. आई होप यू गॉट क्लैरिटी, सब समझ में आ गया होगा. ड्रग्स फॉर रेयर डिसीजेज गेट्स कस्टम ड्यूटी रिलीफ. तो याद रखिएगा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है सेंटर ने और कहा है कि जो भी लाइफ सेविंग डिसीजेज हैं या रेयर डिसीजेज, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं फॉर द रेयर डिसीजेज, उनमें कस्टम ड्यूटी बिल्कुल माफ़ रहेगी, कस्टम ड्यूटी रिलीफ्ड रहेगी. तो कस्टम ड्यूटी होता क्या है ये सब आपको पता ही होगा. ये देखो बजट में हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का ही निकला हुआ ट्वीट है. ये कस्टम ड्यूटी बेसिकली ये लेवीज चार्ज होती हैं when goods are imported into or exported from the country. जब गुड्स कंट्री में या तो इंपोर्ट हो रहे हों या गुड्स कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहे हों, दोनों केसेस में कस्टम ड्यूटी लगाई जा सकती हैं. एंड दे आर पेड बाय इंपोर्टर और एक्सपोर्टर. या तो इंपोर्टर पे कर रहा है, एक्सपोर्टर पे कर रहा है. एंड यूजुअली दीज आर ऑल्सो पास्ड ऑन टू द कस्टमर. कई बार ये कस्टमर को भी पास होती है ना, ऑब्वियस सी बात है कस्टमर को पास होगी ही, क्योंकि कोई भी दुकानदार ये कस्टम ड्यूटी पे कर, कोई भी एक्सपोर्टर इंपोर्टर कस्टम ड्यूटी पे करके तो रहेगा नहीं, वो अपना गेन करेगा ही करेगा. तो दीज थिंग्स आर देयर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, रेयर डिसीजेज होती क्या हैं. तो एक्चुअली एक 2021 में इंडिया में पॉलिसी आई थी, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज, है ना. ऑलरेडी देयर इज अ पॉलिसी गोइंग ऑन, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज. रेयर डिसीजेज मैं आपको बता दूँ क्या होती है. रेयर डिसीज एक ऐसी डिसीज है दैट अफेक्ट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है ना. रेयर डिसीज इज अ डिसीज दैट अफेक्ट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इट इज़ एन ऑर्फन डिसीज. कई बार कई जगहों पे से ऑर्फन डिसीज भी कहा जाता है. Orphan disease is a rare disease whose rarity means there is a lack of market large enough to gain support and resources for recovering treatments. अब देखो क्या होता है, रेयर डिसीजेज जो होती हैं रेयरली होती हैं. अब रेयरली अगर होंगी तो बहुत कम लोग हैं जो इनके पीछे R&D और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं और इनके लिए सस्ती ड्रग्स बनाने की कोशिश करते हैं. अब चूंकि ये इतनी रेयर है कि बहुत ज़्यादा इसमें रिसोर्सेज लोग लगाते नहीं हैं और इनकी दवाइयाँ एक बार बन गई तो जो बन गई, है ना. और उसके अलावा कोई इसमें ये नहीं होता कि इनोवेशन किया जाए, इसको सस्ती की करने, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है. रेयर डिसीजेस का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा भी इसीलिए होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसका मार्केट इतना बड़ा है ही नहीं कि लोग अपना उसमें इन्वेस्टमेंट करें और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की कोशिश करें. अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, डिसीज है राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमेराज डेफिशिएंसी डिसीज है. राइबोज 5 फॉस्फेट आइसोमेराज डेफिशिएंसी, ये पिछले 27 सालों में पूरे वर्ल्ड में 4 केसेस मिले हैं इसके, है ना. पूरे वर्ल्ड में 4 केसेस मिले हैं पूरे पिछले 27-30 सालों में. अब आप सोचें ऐसी डिसीज के लिए जिसके केवल 4 केसेस आए हैं, कौन व्यक्ति है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा कि हाँ यार इन डिसीजेस को टारगेट करते हैं यहाँ पे. तो इसीलिए यहाँ पे ये ऑर्फन डिसीजेज, ऑर्फन ड्रग्स, है ना. ऑर्फन ड्रग्स भी फिर वही ड्रग्स होती हैं जो ऑर्फन डिसीजेस के लिए बनती हैं. अब यहाँ जो यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीजेज हैं, ये इंडिया की रेयर डिसीजेज हैं. इंडिया ने अलग से इसमें लिस्ट बनाई है और उसमें बाकायदा उसमें कौन कौन सी दवाइयाँ रहेंगी. जैसे इंडिया में कैंसर है, ठीक है, कैंसर की दवाई है यहाँ पे पेम्ब्रोलिजुमैब, याद रखिएगा. इट इज़ यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट. इसको फुल्ली एग्जम्प्ट कर दिया बेसिक कस्टम ड्यूटी से. तो हमारी इंडिया की जो रेयर डिसीजेस की लिस्ट है, पॉलिसी है, उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया है. नेशनल पॉलिसी ऑफ रेयर डिसीज 2021 में आया था, उसमें हमने डिसीजेस भी रखे हैं, उसमें हमने सब बताया है और उसी के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना. अब रेयर डिसीजेस का एनुअल ट्रीटमेंट लगभग 10 लाख से 1 करोड़ तक जा सकता है. अब आप सोचें 10 लाख से 1 करोड़ तक अगर कोई आम आदमी खर्चा करेगा तो फिर वो खाएगा क्या. तो इसी कारण से इसमें कस्टम ड्यूटी जब वेव ऑफ होगी तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट थोड़ा घटेगी और मेडिसिन की कॉस्ट घटेगी. तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पे दही गोज कर्ड रिटर्न्स इन FSSAI's रिवाइज्ड ऑर्डर. अब एक्चुअली हुआ क्या था, अभी रिसेंटली आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता दूं, तमिलनाडु कर्नाटका के साथ एक इशू ये हो गया था कि तमिलनाडु और कर्नाटका को FSSAI जो हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेटर है इंडिया का, वो उसने बोला कि आप भैया दही के पैकेट में दही लिखें, है ना. मतलब कर्ड का जो पैकेट आता है उसमें दही लिखें, कर्ड ना लिखें, क्योंकि हमने कर्ड हटा दिया है.
लेकिन तमिलनाडु एंड कर्नाटका ने इसका अपोज किया, बोला कि नहीं हम तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में लिखेंगे। तो अब जाकर के फाइनली ये डिसीजन हुआ है कि FSSAI ने अपना रिवाइज कर दिया है और लेवलिंग को उन्होंने चेंज कर दिया है और कहा है कि ठीक है आप अपने रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं ब्रैकेट्स में, ठीक है ना, कर्ड लिखिए और ब्रैकेट में अपने रीजनल लैंग्वेज में लिखिए। जैसे कि अब मिल्क फेडरेशन यूज कर सकते हैं नेम्स लाइक मोसारू, थाईर, पेरुगू, जामत, दौड़ और दही, ये सारे दही के नाम हैं, याद रखिएगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि यूपीएससी ने अगर आपसे पूछ लिया कि मोसारू, थाईर एंड पेरुगू दीज टर्म्स वर इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, और नीचे लिख दिया कर्ड, लहसुन, अदरक, ये वो, तो आपको बताना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मोसारू, थाईर, पेरुगू, जामत, दौड़ और दही, जामत, दौड़ और दही, ये पूरे के पूरे क्या हैं आपके, ये दही के ही अलग अलग नाम हैं, ये वहाँ के लोकल नाम है, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक और ये फोटो दिख रही है आपको, यहाँ पे तीवा ट्राइब्समैन दिख रहे होंगे, है ना। तो तीवा ट्राइब के लोग कहाँ के होते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, ये लोग होते हैं जनरली असम के, तो जनरली असम में होते हैं, अदरवाइज मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड और नेबरिंग बांग्लादेश, म्यांमार में भी मिल सकते हो। तो तीवा ट्राइब जरूर याद रखिएगा। उनका एक फेस्टिवल यहाँ पे लिखा है यांगली फेस्टिवल। यांगली फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, देखो असम में ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड यांगली इज एन ओकेजन टू सेलिब्रेट अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट, जब पर्याप्त आपके यहाँ खाना पीना उग जाता है, हार्वेस्ट अच्छी होती है, तो उसमें यांगली फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तीवाज, है ना। आई होप यू विल रिमेंबर दीज एज वेल, आप इनको याद रखिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे सेकंड पेज में तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसको हम डिस्कस करें, तो यू कैन मूव हेड विद मी, आप बिल्कुल आगे मेरे साथ बढ़ सकते हैं। सेम गोज टू द थर्ड पेज एज वेल, जैसे कि यहाँ पे आप देखें DDA की है, आपके ऊपर है, दिल्ली गवर्नमेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पे भी न्यूज़ नहीं है। अगले पेज पे आते हैं, यहाँ पे देखो ऑर्फन टाइगर कब्स मूव्ड टू पेंच रिजर्व। तो पेंच रिजर्व अगर आया तो इसका चलो हम लोकेशन तो कम से कम जानते हैं ना। तो पेंच रिजर्व जो है आपको वो MP और महाराष्ट्र के बॉर्डर में पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है, MP महाराष्ट्र के बॉर्डर में पड़ता है। तो पेंच आप जरूर याद रखिएगा, MP एंड महाराष्ट्र के बॉर्डर में, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अच्छा यहीं से याद है मेरे को, पहला टाइगर रिजर्व अगर आप लोग बता सकें कौन सा था, तो मैं आपको बताता हूँ। पहला टाइगर रिजर्व था वो बांदीपुर था। एट प्रेजेंट आई थिंक चौमन 54 के करीब आपके टाइगर रिजर्व हैं। जो लेटेस्ट 2 हैं उसमें गुरु घासीदास याद रखेगा, छत्तीसगढ़ का है, और तामोर पिंगला ये भी छत्तीसगढ़ का है ना। तो लेटेस्ट ये टाइगर रिजर्व्स हैं, तो ये भी टाइगर रिजर्व से एसोसिएटेड जो फैक्ट थे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, है ना, इसको याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, यहाँ पे तो कोई न्यूज़ नहीं है जिसको हम डिस्कस करना। दीज आर ऑल स्टेट्स पार्ट, है ना, ये चूंकि स्टेट्स का पार्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी न्यूज़ नहीं आती जो UPSC पूछे। जब भी आएगी तो मैं आपको बता भी दूंगा, ऐसा भी नहीं है। इस पेज में एक न्यूज़ है, इसरो रिलीजेस इमेजेस ऑफ अर्थ कैप्चर्ड बाय इट्स EOS 06 सैटेलाइट। तो पहली चीज़ तो आपको बता दूं, EOS 06 जो सैटेलाइट है ये 3rd जनरेशन सैटेलाइट है इन द ओशियन सैट सीरीज। जो OS है ना EOS का, वो है अर्थ ओशियन सैट सीरीज। ओशियन सैट की सीरीज का 3rd ये जनरेशन सैटेलाइट है, और ये लॉन्च किया गया था बाय यूजिंग PSLV C54। याद रखिएगा PSLV C54 से लॉन्च किया गया था। उसके साथ 8 नैनो सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए गए थे। अब EOS जो 06 है, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूड सर्विसेज ऑफ ओशियन सैट 2, है ना। ओशियन सैट 2 की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है विद इनहैंस्ड पेलोड कैपेसिटी। जैसे इसमें सी सरफेस टेम्परेचर आपको देखना है, मॉनिटर करना है, और आपको ओशियनोग्राफी से रिलेटेड डेटा है, जैसे कि सी सरफेस का कलर क्या है, ओशन कलर क्या है। इट्स ऑल्सो सपोर्ट्स वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज पोटेंशियल फिशिंग जोन्स हो गई, है ना, एंड विंड स्पीड एंड लैंड बेस्ड जियोफिजिकल पैरामीटर्स, ये सब EOS 06 के थ्रू एनालाइज हो रहा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, EOS इज अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑल्सो आप बोल सकते हैं इसको, या EOS यानी ओशन सैट सीरीज का भी बोल सकते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं ये, और इसरो ने इसको लॉन्च किया है EOS 06 PSLV C54 में, तो आप वो भी याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।
तो लेट्स कम नाउ टू द एडिटोरियल पेजेस। एडिटोरियल पेजेस में आते हैं। पहला एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे वो है GPT-4 अ शिफ्ट फ्रॉम व्हाट इट कैन डू टू व्हाट इट ऑगर्स। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ये चैट GPT का जो 4th वर्जन GPT-4 लॉन्च किया गया है, जो लेटेस्ट AI मॉडल है ओपन AI का, उसके ऊपर है। अब ये आप सबको पता है कि ये जो AI मॉडल है GPT-4 ये अभी जो चैट GPT चल रहा था उसका एक एडिशनल फीचर्स के साथ आया है। अब कौन कौन से एडिशनल फीचर्स है मैं आपको बता दूं। जैसे अभी अगर आपको इसको एक्सेस करना हो तो केवल आप प्रीमियम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें क्या क्या है, जैसे कि अब ये ना केवल टेक्स्ट को बल्कि अभी इमेजेस को भी समझ सकता है और अपने रिजल्ट्स में भी इमेजेस को इंक्लूड कर सकता है, ठीक है ना। अभी तक जैसे अगर आपने देखा हो इसको यूज किया हो तो इसमें केवल टेक्स्ट पे आता है, लेकिन अब ये ना केवल टेक्स्ट पे बल्कि इमेजेस के रूप में भी आपको आंसर दे सकता है, प्लस इमेजेस को भी समझ सकता है। जैसे कि अगर आप इसको आटे की और नमक की, मिर्ची की और ये सब की फोटो भेजेंगे तो बोलेंगे क्या बना सकते हैं, तो वो बता देगा कि इससे आप नमक मिर्ची का पराठा बना सकते हैं। तो कुछ भी आपको इस तरह का एग्जांपल वो दे सकता है, ठीक है। अब GPT 3.5 जो था अभी वो इमेजेस के साथ डील नहीं करता था, लेकिन अब GPT-4 इट कैन टेक ऑल दीज थिंग्स अप टू देयर, है ना। इसके अलावा अभी जो कंटेंट था वो अभी मतलब कुछ कम वर्ड्स का आता था, अब 25,000 वर्ड तक का कंटेंट ये दे सकता है, मतलब 8x का इंप्रूवमेंट उसमें किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे वाइट कॉलर वर्क हैं जो प्रोग्रामिंग रिलेटेड हैं, राइटिंग जॉब्स रिलेटेड वर्क हैं, सब किए जा सकते हैं चैट GPT के माध्यम से। बट क्वेश्चन अराइजेस, इसका क्रिटिकल एस्पेक्ट जो है, क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये सही है, इज इट गुड। तो सबसे पहला जो इसमें इशू है वो ये है कि अभी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन गलत आ सकती हैं। चैट GPT 3.5 में भी आती थी और अभी GPT-4 आ गया तो उसमें भी आती हैं। तो गलत इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अभी भी आ सकती है। दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है ना। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि क्या ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, तो स्टूडेंट्स को जो ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि अभी क्या है, अभी हम और आप मेहनत कर रहे हैं। अभी आपको अगर एक आंसर राइटिंग करनी है तो आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, बट ये क्या कर रहा है, वो काम पूरा आपको सर्च करने का काम ही हटा देगा। ये एक फ्रेम्ड आंसर लिखेगा, आप उसको रट लोगे और आप उसको लिख लोगे, है ना। तो स्टूडेंट्स का जो कॉग्निटिव माइंड है, जो इंट्यूटिव माइंड है और इंक्विजिटिव माइंड है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगी इफ़ वी कीप ऑन यूजिंग दिस। देन बहुत सारा इसका डेटा मिसयूज भी किया, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब बहुत ही चीज़ें हैं। जैसे हमने कोडिंग के रूप में देखा था, कुछ लोग स्पूफ पेजेस बना रहे थे, कई लोग अपना कोड कंप्लीट कर रहे थे, है ना, स्पूफिंग करने के लिए, फिशिंग करने के लिए। तो ऑल दिस थिंग्स वर गोइंग ऑन इन दिस एज वेल। एंड सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो हमेशा एक इशू रहेगा, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इशू रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए ख़राब है ना। बहुत सारी जो जॉब्स हैं जिसमें आप मतलब एक प्लेगरिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, डेफिनेटली प्लेगरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं, तो ओपन AI का अल्टरनेटिव एक एंथ्रोपिक नाम की AI कंपनी है, उसने इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा गूगल ने रिसेंटली PALM इंट्रोड्यूस किया है। इट्स अ मॉडल विच इज़ ट्रेन टू वर्क विद more degrees of freedom than chat GPT-3, है ना। एंड क्लॉडे नाम का कॉम्पिटिटर भी है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अगला जो आर्टिकल है वो है वाईकॉम सत्याग्रह एंड द फाइट फॉर सोशल जस्टिस। ये वाईकॉम सत्याग्रह के बारे में है। चूंकि वाईकॉम सत्याग्रह को भी 100 साल हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको वाईकॉम के बारे में पूरी चीज़ें बता देता हूँ इस आर्टिकल से निकली हुई, प्लस कहीं और से भी जो भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रिसाइसली 1 सेंचुरी पहले, यानी कि अगर अभी 2023 चल रहा है तो 1923 के टाइम पे केरला का जो वाईकॉम टाउन है, केरला में वाईकॉम नाम की जगह है, विच वॉज इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर। उस समय किसमें आता था, प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर में आता था। इट बिकेम द एपिसेंटर ऑफ अ हिस्टोरिक नॉन वायलेंट मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, हिस्टोरिक नॉन वायलेंट मूवमेंट, जो कि अगेंस्ट अनटचेबिलिटी था, अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था। तो वाईकॉम सत्याग्रह पहले तो आपको समझ में आ गया, एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। कहाँ था, स्टेट ऑफ त्रावणकोर, प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर, वहां पे केरला का वाईकॉम टाउन था। इट वाज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इट वाज अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाईकॉम सत्याग्रह लास्टेड फॉर 604 डेज, यानी कि 20 महीने तक रहा ये। एंड दिस वाज फ्रॉम 1924 मार्च 30 टू नवंबर 23 1925, ठीक है ना। एंड यहाँ पे फिर टेम्पल एंट्री मूवमेंट अक्रॉस इंडिया जो है वो स्टार्ट हो गए थे। एंड
दिस वॉज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ टेम्पल एंट्री मूवमेंट ओनली, टेम्पल एंट्री या फिर जो फ्री मूवमेंट है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इंजस्टिस, उसके लिए था, ठीक है ना। अब इसमें जो ऑप्रेस्ड क्लासेस थी उनको कहा जाता था एजहावाज, एजहावा मूवमेंट भी कई लोग कहते हैं, EZHAVAS। तो देवर ऑप्रेस्ड क्लासेस विच वर एजहावाज एंड दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम वॉकिंग ऑन द 4 रोड्स सराउंडिंग द वाईकॉम महादेव टेम्पल। तो वाईकॉम महादेव टेम्पल था वहाँ पे, उसके अराउंड 4 रोड्स थी जहाँ पे चलने में मना किया जाता था एजहावाज को। दिस मूवमेंट वॉज स्पेयर हेडेड बाय कांग्रेस लीडर टी के माधवन ने इसको स्पेयर हेड किया था। ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम द एजहावा कम्युनिटी एंड दिस मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट इनजस्टिस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। तो ये माधवन जी ने 1923 में ही एक रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड द इशू एज अ रेजोल्यूशन एट द काकीनाडा मीट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की 1923 की मीटिंग में माधवन जी ने इसको रखा एंड इट वॉज देन टेकन अप बाय द कांग्रेस अनटचेबिलिटी कमेटी। एक कांग्रेस अनटचेबिलिटी कमेटी थी, उसको बनाया गया था बाय द केरला प्रदेश कॉन्ग्रेस कमेटी इन 1924। तो वहाँ पे फिर इसको प्रेजेंट किया गया। इसके अलावा फिर जॉर्ज जोसेफ नाम के कांग्रेसमैन थे केरला से, उन्होंने इनवाइट किया तमिलनाडु से पेरियार EV रामास्वामी को, है ना। पेरियार EV रामास्वामी को इन्वाइट किया, फिर पेरियार EV रामास्वामी आए एंड ही ऑल्सो लेड दिस मूवमेंट फ्रॉम द फोर फ्रंट एंड ही रीच्ड वाईकॉम ऑन April 13, 1924, है ना। फिर वहाँ से उन्होंने इसको आगे बढ़ाया मूवमेंट को। EV रामास्वामी का भी, पेरियार का भी बहुत बड़ा योगदान है इसीलिए वाईकॉम मूवमेंट में, एजहावा मूवमेंट में, ठीक है ना। एंड इसके अलावा याद रखिएगा इसमें जो विमेन थी, विमेन का रोल भी काफ़ी ज़्यादा था। अगर यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट में बोल देता है कि विमेन का रोल था या नहीं था, तो आप याद रखिएगा कि विमेन का रोल भी बहुत ज़्यादा था इसमें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब अगली न्यूज़ है, देखो द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड्स। तो यहाँ पे पहली बार साइंटिस्टों ने रिपोर्ट किया है एविडेंस ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड्स। अभी तक वैसे ये इफेक्ट 143 साल पहले डिस्कवर हो गया था, लेकिन अभी तक केवल सॉलिड्स में ये होता हुआ नजर आता था, ठीक है ना। अब ये जो है ये लिक्विड्स में जो पहली बार हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने साथ क्वेश्चंस भी लाता है और अब बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आ सकते हैं इसके। अब ये इफेक्ट देखा गया है प्योर 1-ब्यूटाइल 3-म्यूथाइल इमिडाजोलियम बिस ट्राईफ्लोरोमिथाइल सल्फोनिल इमाइड। एक तो ये लिक्विड है और दूसरा है 1-हेक्सिल 3-मिथाइल इमिडाजोलियम बिस ट्राईफ्लोरोमिथाइल सल्फोनिलमाइड, ठीक है ना। अब इसको याद मत रखना, लेकिन अगर क्वेश्चन आए तो ये इथाइल मिथाइल सल्फोनिल ये सब कुछ वर्ड्स याद रख लेना कि अगर हाँ ठीक है चलो खुदा ना खास्ता अगर पूछ ही लिया तो उसके लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों आयनिक लिक्विड्स है, सॉरी आयनिक लिक्विड्स मतलब दीज आर द लिक्विड्स विच आर मेड फ्रॉम आयंस इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये लिक्विड जो है ये आयन से बने हैं, ना कि मॉलिक्यूल से बने हैं, एंड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, याद रखिएगा। एंड इसमें पीजो इलेक्ट्रिक देखने को मिला है। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है जब भी हम किसी मटेरियल को स्क्वीज करते हैं, यानी कि मैकेनिकल स्ट्रेस लगाते हैं, मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, तो उससे फिर इलेक्ट्रिक करंट निकलता है। जैसे कि एग्जांपल सॉलिड में क्वार्ट्ज इज द मोस्ट फेमस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। जैसे घड़ियां इसीलिए चलती हैं, घड़ी वड़ी जो चलती है, कैलकुलेटर चलता है, उसमें क्वार्ट्ज लगा रहता है ना। तो इट इज बेसिकली यूज्ड इन रिस्ट वॉचेस, क्लॉक्स एंड ऑल, है ना। सच क्रिस्टल्स आर आल्सो यूज्ड इन अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर कन्वर्टिंग मैकेनिकल स्ट्रेस इनटू करंट इज यूजफुल, है ना। क्वार्ट्ज क्या होता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज इज नथिंग बट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2। क्वार्ट्ज SiO2 होता है ना, याद रखिएगा। एंड द क्वार्ट्ज क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स एट द 4 vertices of a 3-sided pyramid, है ना। Each oxygen atom is shared by 2 pyramids, याद रखिएगा, and these pyramids repeat themselves to form a crystal। अब इस आर्टिकल में एक लॉ भी था, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ भी लिख लीजिए आप लोग। इट इज द लॉ सेज दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्क्वीज एन ऑब्जेक्ट, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्क्वीज एन ऑब्जेक्ट इज लीनियरली दैट इज नॉट एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्क्वीजिंग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो फोर्स रिक्वायर्ड है टू स्क्वीज एन ऑब्जेक्ट इट इज लीनियरली एंड नॉन एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्क्वीजिंग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यही एक प्रॉपर्टी है जिस कारण से, इसके अलावा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की भी प्रॉपर्टी होती है जो कि क्वार्ट्ज में देखी जाती है, इस कारण से इसका यूज़ किया जाता है फॉर प्रोवाइडिंग करेंट्स एंड ऑल, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली न्यूज़ है द इशूज विद द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर फाइबर्स। अभी रिसेंटली क्या हुआ, BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकाला है
फॉर फाइबर्स, जिसमें कॉटन, पॉलिस्टर एंड विस्कॉस आते हैं। तो कॉटन, पॉलिस्टर, विस्कॉस जो है मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारे इंडियन टेक्सटाइल है, क्लोथिंग है, उसमें कॉटन, पॉलिस्टर एंड विस्कॉस का ही मेजॉरिटी ऑफ द क्लोथिंग जो है वो बनती है। अब ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्यों निकाला गया है बीआईएस द्वारा? तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बीआईएस नहीं चाहता है कि सब क्वालिटी का जो फैब्रिक है, सब क्वालिटी के जो सब क्वालिटी या चीपर आइटम्स जो हैं वो इंडिया में इंपोर्ट हों। इस कारण से क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकाला गया है, ताकि जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं या इंडियन कस्टमर्स हैं उनको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। और इंटायर सप्लाई चेन फ्रॉम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स टू एक्सपोर्टर्स हैव सो फार फोकस्ड ऑन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द बायर्स, है ना। तो हम बेसिकली वही चाहते हैं कि सब क्वालिटी प्रोडक्ट्स ना आए एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल सकें, इसलिए बीआईएस बेसिकली चाहता है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकले और इस कारण से जो चीज़ें हैं उसकी केवल अच्छी चीज़ें आएँ। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो आगे देखो ऐसी न्यूज़ आइटम नहीं है, आगे के न्यूज़ आइटम्स हम देख लेते हैं। इस पेज में भी न्यूज़ आइटम नहीं है। और यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो बेसिकली रिलीज़ करेगा रिकॉर्ड्स ऑफ पीपल्स एंसेस्टर्स केप्ट बाय जीनियोलॉजी प्रीस्ट। जो जीनियोलॉजी प्रीस्ट हैं अलग अलग रिलीजियस डेस्टिनेशंस में, वहाँ के उनके पास जो रिकॉर्ड रहते हैं उसको रिलीज़ करने की बात ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहा है। और इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में थोड़ा आपको बता दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी बाय द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन अब हो गया है, HRD तो बची नहीं है, तो ऑटोनॉमस बॉडी है। बैकग्राउंड की बात करें तो इट एस्टैब्लिश्ड अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट इन 1972। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो टू ब्रिंग हिस्टोरियंस टुगेदर एंड प्रोवाइड अ फोरम फॉर एक्सचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन देम एंड टू प्रमोट, एक्सेलरेट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन हिस्ट्री। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आई होप यू विल रिमेंबर इट। ट्रिब्यूनल का लॉन्च होने वाला है, जीएसटी ट्रिब्यूनल का। मैंने आपको बताया था कि हाई कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है उसको कम करने के लिए अब जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। तो अभी लॉन्च हुआ नहीं है, जब ये बन जाएगा तो उसके बारे में एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे जीएसटी ट्रिब्यूनल। वैसे हमने किया है, बट दिस इज इट। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, नाइस डे।